हिंदी साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कथाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी उधड़ा हुआ स्वेटर। सुधा अरोड़ा जी का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी आपको इतना बता दूं कि 7वें दशक से उन्होंने लिखना आरंभ किया था और प्रसिद्धि भी पाली थी और आज तक कवित्री और कहानीकार के रूप में वो निरंतर लिख रही हैं और उनका लिखना जारी है। उन्हें अपनी कहानियों के साथ साथ हिंदी में भारतीय नारीवादी साहित्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी एक प्रसिद्ध कहानी उधड़ा हुआ स्वेटर। यूँ तो उस पार्क को लवर्स पार्क कहा जाता था, पर उसमें टहलने वाले ज़्यादातर लोगों की गिनती वरिष्ठ नागरिकों में की जा सकती थी। युवाओं में अलग सुबह उठने, जूते के तस्मे बांधने और दौड़ लगाने का न धीरज था न ज़रूरत। वे शाम के वक्त इस अभिजात इलाके के पंच सितारा जिम में पाए जाते थे, ट्रेडमिल पर हाँफ हाँफ कर पसीना बहाते हुए और बाद में बेशकीमती तौलियों से रगड़ रगड़ कर चेहरे को चमकाते और खूबसूरत लंबे गिलासों में गाजर चुकंदर का महंगा जूस पीते हुए। लवर्स पार्क इनके दादा दादियों से आबाद रहता था। सुबह सवेरे जब सूरज अपनी ललाई छोड़कर गुलाबी चमक ले रहा होता, छरहरी सी दिखती एक अधेड़ औरत अपनी बिल्डिंग के गेट से इस पार्क में दाखिल होती, 4-5 चक्कर लगाती और बैठ जाती अकेली बेंच पर। वो बेंच जैसे खास उसके लिए रिजर्व थी। 3 और छोटे पेड़ों का झुरमुट और सामने बच्चों का स्लाइड और झूला, जिसके इर्द गिर्द जापानी मिट्टी के रंग बिरंगे सैंडपिट खांचे बने थे, जहां बच्चे अगर स्लाइड से गिर भी जाएं तो उनकी कोहनियों और घुटने न छिलें। ये बेंच उसने अपने लिए क्यों चुनी थी वो खुद भी नहीं जानती थी। शायद इसीलिए कि ये बेंच सैर करने आने वाले बाशिंदों के रास्ते में नहीं पड़ती थी और वो इत्मीनान से सैर पूरी करने के बाद घुटने मोड़कर प्राणायाम की मुद्रा पर आ सकती थी और भ्रामरी प्राणायाम का ओम करते वक्त भी सैर करते लोगों की बातचीत उसकी एकाग्रता में खलल नहीं डालती। 3 महीनों से लगभग रोज ही वो इस वक्त तक बेंच पर अपना आसन जमा चुकती थी। उस दिन आंखें मूंदे हुए लंबी सांस भीतर खींचते अचानक जब उसने हाथ बदला तो पाया कि दाहिनी हथेली की मध्यमा उंगली लॉक हो गई है। अक्सर ऐसा हो जाता था। उसने आंखें खोली और बाईं उंगलियों से उस उंगली को थोड़ा नरमाई से घुमाया तो देखा उसके सामने की रोशनी को एक सफ़ेद आकार ने ढक लिया था। झक सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने वो बूढ़ा किसी साबुन कंपनी के सफ़ेदी का इश्तिहार मालूम होता था। दोनों कनपट्टियों पर बस नाम भर को थोड़े से सफ़ेद बाल, आर के लक्ष्मण के कार्टून के काले बालों पर सफ़ेदी फिरा दी हो जैसे। सॉरी, लेकिन इट्स नॉट द राइट वे टू डू प्राणायाम, बूढ़े ने अंग्रेजी में कहा तो औरत की तंद्रा टूटी। उसने समझा कि बूढ़ा उससे कुछ कहना चाहता है। प्लीज़ कम दिस साइड। औरत ने अपनी उंगलियों को बाएं कान की ओर ले जाकर इशारे से बताया कि सुनाई नहीं दे रहा, वे दाहिनी ओर आकर बताएं। थोड़ा खिसक कर बेंच पर खाली जगह पर बूढ़ा दाहिनी ओर बैठते हुए बोला, मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ, आज अपने को रोक नहीं पाया। उंगलियों से मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, बूढ़े ने तर्जनी और अंगूठे का कोण मिलाकर बताया। ओह अच्छा, शुक्रिया। औरत ने तर्जनी और अंगूठे का कोण मिलाया। अब ठीक है? यस, गुड गर्ल। बूढ़े ने उसकी पीठ थपथपाई जैसे किसी बच्चे को शाबाशी दे रहा हो। फिर उठने को हुआ कि तब तक फिर औरत की उंगली ने ऐंठ कर दोबारा अपने को बंद कर लिया। ओह, ये फिर लॉक हो गई, डबल लॉक। मेरी भी हो जाती थी। उठते उठते बूढ़ा फिर बैठ गया। कंप्यूटर पर हर 10-20 मिनट बाद उंगलियों को हिलाते डुलाते रहना चाहिए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दी हुई बीमारियां हैं। बूढ़ा हंसा। आर यू वर्किंग? नहीं, ऐसे ही घर पर थोड़ा काम करती हूँ, लैपटॉप पर। औरत ने दोबारा उंगली को आहिस्ता से खोला। टेक केयर। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलूँ, मैंने राउंड नहीं लगाया अभी। आर यू ऑल राइट नाउ? सी यू। बूढ़ा अपनी उम्र से ज़्यादा तेज चाल में सैर वाले रास्ते पर निकल गया। अगले दिन फिर प्राणायाम करते करते औरत की आंख खुली तो बूढ़ा सामने था। ओफ, ये पता नहीं कब से खड़ा है। औरत झेपी, फिर सड़क का दाहिनी ओर जगह बनाई। और पीठ ऐसे सीधी रखो। बूढ़े ने जैसे ही उसके कंधों को अपने हाथों के दबाव से पीछे किया, पीठ पर दर्द की चिलक सी उठी। आह!
उसके मुंह से आवाज़ निकली। बूढ़ा जबरदस्ती उसके योग शिक्षक की भूमिका में आ रहा था। वो खींची। ओह सॉरी सॉरी, स्पॉन्डिलाइटिस है या? बूढ़ा हंसा जैसे उसके पीठ दर्द का मखौल उड़ा रहा हो। क्या क्या है तुम्हें इतनी सी उम्र में? कुछ खास नहीं, कभी कभी दर्द उठ जाता है, औरत ने कांपते होठों से कहा। When brain can't hold any more stress, it releases spasm to the back. अर्थात जब दिमाग अतिरिक्त तनाव को झेल नहीं पाता तो उस जकड़न को नीचे पीठ की तरफ सरका देता है। तब आपकी गर्दन और आपके कंधे अकड़ जाते हैं और दुखने लगते हैं। आप कंधे का इलाज करते चले जाते हैं, जबकि इलाज कंधे की जकड़न का नहीं, दिमाग में जमकर बैठे तनाव का होना चाहिए। बूढ़ा रुक रुक कर बोला। औरत भौचक सी उसे देखने लगी। ये सब इसने कैसे जाना? क्या मेरे चेहरे पर तनाव लिखा है? औरत ने एक चौड़ी सी मुस्कान चेहरे पर जबरन सजाकर कहा। चेखव कहते थे, चेखव नाम सुना है? हाँ, द ग्रेट रशियन राइटर। क्या कहते थे? डॉक्टर थे ना, डायरिया के लिए कहते थे, योर स्टमक वीप्स फॉर यू। मन उदास और बेचैन होता है तो पेट सिंपैथी में रोने लगता है। ग्रेट, सच है। पता है, अगर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हों और आप उन्हें हैंडल न कर पाएँ तो एक्जिमा हो जाता है। आपका स्किन बता देता है कि रुको, इतना काम क्रोध जरूरी नहीं, और अंदर ही अंदर गुस्सा नफरत दबाए चलो तो पाइल्स, अल्सर, ब्रेन स्ट्रोक, न जाने क्या क्या हो जाता है। सप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल सिकनेस। एंग्री पाइल्स, एग्रेसिव अल्सर। तो इलाज की ज़रूरत तो इसको है, इसको। बूढ़े ने चलते चलते दिमाग को 2 उंगलियों से ठकठकाया। औरत ने बताने की एक फिजूल सी कोशिश की कि वो तो ठीक है और ऐसा कुछ नहीं, पीठ और कंधों पर तो अक्सर दर्द उठ ही जाया करता है। सॉरी, मैं बिना मांगे ज्ञान दे रहा हूँ, बूढ़े ने कहा और झेप गया। ठीक है, औरत ने अपनी मुस्कान समेटकर हाथ उठा दिया। बाय। सॉरी अगेन, कंधा दुखाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग सीरियस। अगले दिन वो औरत जब पार्क के अपने 5 चक्कर पूरे कर बेंच पर पहुंची तो बूढ़ा पहले से बेंच पर बैठा था। उसको देखकर उसने सरक कर जगह बना दी। औरत ने कहा, नहीं आप बैठे, मैं दूसरी जगह बैठ जाती हूँ। अरे मैं तुम्हें प्राणायाम के सही पोस्चर सिखाने के लिए बैठा हूँ और तुम नहीं सीखना चाहती तो कोई बात नहीं। अच्छा तो आप इस तरफ बैठ जाएं, मुझे बाएं कान से सुनाई नहीं देता इसलिए। अच्छा। ओह। बूढ़े ने सरक कर अपनी बाईं ओर जगह बना दी। उसके बैठते ही बूढ़े ने कहा, उंगलियों में, कंधे में, अब कान में भी कुछ प्रॉब्लम है? इतनी कम उम्र में? क्या उम्र है तुम्हारी? आई नो, औरतों से उम्र नहीं पूछते, फिर भी। 65। कितनी? बूढ़ा चौंक कर बोला, जैसे उसने ठीक से सुना नहीं। 65, औरत ने दोहराया और कान की ओर इशारा किया। क्या आपको भी? वाक्य पूरा करते करते उसने बीच में ही रोक लिया। नहीं नहीं, आई एम परफेक्ट, मुझे दोनों कानों से सुनाई देता है। तुम, आप तो लगती ही नहीं। नहीं, तुम ही कहिए, तुम ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं। हाँ, सिर्फ 4 साल, लेकिन आप 50 से ऊपर की नहीं लगती, बिलीव मी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बूढ़े ने बात बदल दी। अच्छा आप रहती कहाँ हैं? यहीं सामने, उसने अपनी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। मैं इसमें बगल वाली बिल्डिंग में। आप कौन से माले पर? 21वें। अरे स्ट्रेंज, मैं भी 21वें पर। फ्लैट नंबर? 2102। डोंट टेल मी, मेरे बेटे का भी फ्लैट नंबर 2102। और इंटरकॉम? *97212। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये मत कहिएगा कि फ़ोन नंबर भी वही है। अनबिलीवेबल, बस एक डिजिट का फ़र्क है, 312। याद रखना कितना आसान है ना। आपका नाम जान सकता हूँ? शिवा। औरत ने ऐसे कहा जैसे नाम बताने को तैयारी बैठी थी। शिवा मीडियम? बूढ़ा हंसा। वो क्या है? नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला नहीं, शिवा मीडियम फॉन्ट। मेरी पोती हिंदी सीरियल्स में स्क्रिप्ट राइटर है, हिंदी में संवाद लिखने के लिए ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करती है। अच्छा, हिंदी के बारे में मेरी इतनी जानकारी नहीं। औरत फीकी हंसी हंसकर बोली। आपका नाम? मैं आशीष कुमार, शॉर्ट फॉर्म AK। सब AK ही बुलाते हैं। मेरा बेटा अनिरुद्ध कुमार, उसे भी उसके दफ्तर में AK ही कहा जाता है। मेरे बंगाली दोस्त मजाक में कहते हैं AK। मतलब कौन है ये?
मेरे 2 पोते 1 पोती हैं। 21वें फ्लोर के 2 फ्लैट्स को एक कर बड़ा कर लिया है, फिर भी बच्चों को छोटा लगता है। हर एक को अपने लिए अलग कमरा चाहिए, यहाँ तक कि काम वाली को भी। क्या खूब मुंबई के नक्शे हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? ये बातूनी बूढ़ा उसके बारे में इतना क्यों जानना चाह रहा है? इसके घर में इतने सदस्य कम हैं क्या? नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी यूएस में न्यू जर्सी में है, छोटी मेरे साथ है यहाँ, दोनों जॉब करती हैं। और आपके पति? हैं, वो कुछ अटकी फिर बोली, पर नहीं हैं। मतलब? वो मेरे साथ नहीं। ओह, बूढ़े ने अकबका कर सिर हिलाया, हैरानी में और उससे ज़्यादा घबराहट में। ये औरत झूठ भी तो बोल सकती थी, लेकिन सच है, उसने सोचा ऐसे खुलासे अजनबियों के सामने यकायक हो उठते हैं। आप जो प्राणायाम करती हैं ना, उसमें एक एडिशन करता हूँ, बूढ़े ने ऐसे इत्मीनान से कहा जैसे औरत की अपनी ज़िंदगी के खुलासे को उसने तवज्जो दी ही नहीं। देखिए, ओम तो आप करती ही हैं, उसके पहले का हरी खींचकर उसी अंदाज में करिए। इससे वाइब्रेशंस यहाँ ब्रह्म तालु पर होते हैं, जहाँ छोटे बच्चे के सिर पर टप टप होती देखी होगी वहाँ। ओम से तो कनपट्टियों के पास दिमाग के दाईं बाईं ओर की नसें रिलैक्स होती हैं, पर इन दोनों से तो पूरा दिमाग, आपका ब्रह्मांड रिफ्रेश हो जाता है बिल्कुल। आप योग प्रशिक्षक हैं या ये आपका इन्वेंशन है? शिवा उसके बयान का अंदाज देखकर हल्की हो आई, जैसे किसी के साथ चलने ने रास्ते के उस पत्थर को, जिससे टकरा कर वो गिरने ही वाली थी, हटाकर रास्ते को साफ और सुरक्षित कर दिया हो। थैंक यू सो मच, कल से इसे भी करूँगी। ओके, चलूँ मैं अब? बूढ़े ने ऐसे पूछा जैसे उसे नहीं कहने से वो कुछ और प्राणायाम विधियाँ बताने के लिए रुक जाएगा। शिवा ने हाथ जोड़कर एक बार और थैंक यू कहा। उसके थैंक यू में आप चलें अब का सौजन्य संकेत भले ही शामिल था, पर उसने पाया कि वो काफ़ी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही, जब तक बूढ़े की आकृति घुमावदार रास्ते का मोड़ लेकर आंखों से ओझल नहीं हो गई। घर लौटकर आज शिवा ने व्हाइट सॉस में ब्रोकोली बनाई और बनाते हुए सोचती रही कि शायद साल भर हो गया ऐसे बनाए। वही हुआ। छोटी बिटिया काम से लौटी और जैसे ही खाना मेज पर दिखा बोली, वाह, आज क्या है मॉम, किसी का बर्थडे है? फिर सिर खुजाते हुए याद करने लगी, मुझे तो याद नहीं आ रहा। नहीं रे, ऐसे ही मन हुआ था बनाने का, शिवा ने झेपते हुए कहा। बेटी ने फुर्सत से उंगलियां चाटने की आवाज़ को भी नहीं रोका। एटिकेट्स के चलते खाने की मेज पर जिसकी मनाही थी, खिली हुई मुस्कान के साथ बोली, तो मन से कहो कभी कभी ऐसा हो जाया करे। शिवा मंद मंद मुस्कुराती रही। बेटी कितना ख्याल रखती है उसका, ऑफिस के टेंशन कभी उससे शेयर नहीं करती। अपनी दोस्तों से जब फ़ोन पर बात करती है तभी उसके जॉब के तनाव उस तक पहुंचते हैं। जब तब छुट्टी के दिन किसी अच्छी फिल्म की 2 टिकटें ले आती है और अपनी दोस्त के साथ न जाकर अपनी माँ के साथ एक वीकेंड बिताती है। और वो है कि बरसों इस इंतज़ार में रही कि बेटी का किसी से अफेयर हो जाए तो कम से कम इसकी शादी तो वो भर आंख देख ले। एक लड़का उसे पसंद आया भी, पर जब तक शिवा उसे पसंद कर अपने घर का हिस्सा बनाने को तैयार हुई, वो लड़का बेटी की ही एक दोस्त पर रीझ बैठा और बेटी को पैरों के एक्जिमा का महीनों इलाज करवाना पड़ा। शिवा ने बेटी की शादी के सुनहरे सपनों से तौबा कर ली और खाली वक्त में दोनों माँ बेटी स्क्रैबल खेलकर या सुडोकू के खाने भरकर संतुष्ट होती रहीं। तब से जिंदगी एक व्यवस्थित पटरी पर चल रही थी। सुबह बेटी के टिफिन में गाजर के पराठे के साथ लहसुन का अचार रखना शिवा नहीं भूली और बेटी ने रात की ब्रोकोली की एवज में गले में बाहें डालकर विदा ली। आज भी कल की तरह कुछ डैशिंग बना लेना मॉम, मूड ना हो तो मैं चाइनीज़ लेती आऊँगी, जस्ट गिव मी अ टिंकल। शिवा की मुस्कान आंखों की कोरों तक खिंच गई। बेटी को भेजकर उसने पार्क का रुख किया। अपनी उसी बेंच पर सैर के चक्कर पूरे करने के बाद वो बैठी थी। 5-10 मिनट वो राह तकती रही, फिर दूर से बूढ़ा आता दिखा। झक सफ़ेद कुर्ता पाजामा, पास आकर ठिठक गया। उसने मुस्कुराकर देखा तो बेंच के एक ओर बैठ गया, लेकिन बैठते ही उठकर दूसरी ओर जाते हुए बोला, ओह, मैं भूल गया था कि आपको इस कान से सुनाई नहीं देता। मेरी वाइफ भी एक कान से थोड़ा कम सुनती। शिवा सकते में आ गई। क्या? उसे झटका लगा, जैसे कोई उसके दिमाग की सारी शिराओं को अस्त व्यस्त कर रहा था। क्या आप? बूढ़ा अटका। अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रही हैं, मैंने उस पर कभी हाथ नहीं, मतलब मैं तो।
शिवा ने सूखी आवाज़ में अटपटा कर पूछा। तो फिर आपको कैसे मालूम कि हाथ उठाने से कान का पर्दा फट जाता है? बूढ़े ने गला खंखारा। मेरी वाइफ एक एनजीओ में मदद करने जाती थी, बताती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार 80% औरतों के कान के पर्दे फटे होते हैं, लेकिन उसे हियरिंग की प्रॉब्लम थी। उसने हियरिंग एड लगा रखा था। शिवा ने सशंकित निगाहों से बूढ़े को आर पार देखा, जैसे वो आश्वस्त नहीं थी। यहाँ? किस एनजीओ में? नहीं नहीं, हम मुंबई में नहीं रहते। शिवा की आवाज़ में थकन थी। नए आए हैं इस इलाके में? नहीं, पहले भी आ चुके हैं कई बार। बेटा यहाँ रहता है, हम तो आसनसोल रहते थे। माई वाइफ पास्ड अवे 6 महीने पहले। बूढ़ा बोलते बोलते रुका और उसने आंखें झुका ली, झुकाने से ज़्यादा फेर ली कि आंखों की नमी कोई ना देख ले। ओह सॉरी। तो बेटा जिद करके अपने साथ ले आया। पापा अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ पोते पोतियाँ, नौकर चाकर, ड्राइवर, माली सब हैं, चहल पहल है। पर आपकी वाइफ बीमार थी? बस 10 दिन। कभी बताया ही नहीं उसने कि तकलीफ़ है उसे कहीं। डॉक्टर के पास जाने को तैयारी नहीं थी। अपनी डॉक्टर खुद थी वो। खुद ही आयुर्वेदिक होम्योपैथिक खाती रहती थी, चूरन चाटती रहती थी। जिस दिन उल्टी में खून के थक्के निकले उस दिन बताया। लास्ट स्टेज में बीमारी डिटेक्ट हुई। उसने कभी शिकायत ही नहीं की। पता ही नहीं चला कि कैंसर पूरे पेट से होता हुआ लंग्स तक पहुंच गया है। उसके माँ बाबा दोनों कैंसर से गुजर गए थे। जब कैंसर डिटेक्ट हो गया तो कहती थी, आशी मुझे ज़्यादा याद मत करना, नहीं तो वहाँ भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। बिंदा मुझे आशी कहती थी। आशी? बूढ़े ने बिंदा की आवाज़ को याद करते अपने को पुकारा। पुकार के साथ ही चेहरे पर गहराते बादलों की धूसर छाया पसर गई। हमेशा कहती थी कि मैं धीरे धीरे मरना नहीं चाहती, बस चलती फिरती उठ जाऊं आपके कंधों पर। वही हुआ। मेरे साथ वॉक करते करते अचानक लड़खड़ा गई। मैंने बाहों का सहारा दिया तो मेरी ओर ताकते एक खिंचकी ली और बस। सब कहते हैं ऐसी मौत संतों को आती है, पर जाने वाला चला जाता है। पीछे छूट जाने वालों के लिए ऐसी विदाई को झेलना आसान होता है क्या? कहते हुए बूढ़े के चेहरे पर स्मृतियों में डूब जाने की जो रेखाएं उभरी, संवाद वहां से आगे नहीं जा सकता था। चुप्पी में ही बगैर हाथ हिलाए विदा की मुद्रा में बूढ़ा उठा और चल दिया। शिवा घर पहुंची तो 10:30 बज चुके थे। बातों बातों में भूली गई थी कि शनिवार की सुबह बड़ी बिटिया न्यू जर्सी से फ़ोन मिलाती है। शुक्रवार रात को फुर्सत से बात करती है क्योंकि शनिवार उसे काम पर जाना नहीं होता। जब फ़ोन की लंबी सी घंटी बजी तो उसे वार याद आ गया। फ़ोन उसने लपक कर उठाया। उधर से खींची हुई आवाज़ थी, क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? शिवा ने अटकते हुए कहा, आज जरा पार्क में देर हो गई थी। उधर से सुरीले सुर में डांट टपट थी, कितनी बार कहा है माँ, मोबाइल लेकर जाया करो। मॉम से माँ बनी शिवा ने इतरा कर कहा, अपना वजन उठा लूँ वही बहुत है। शरीर का तो नहीं पर दिमाग में जरूर वजन ज़रूरत से ज़्यादा है, उसका ख्याल रखो। उसके बाद आदतन उसने सारी दवाइयों के लिए पूछा, कैल्शियम ले रही हो रेगुलर या भूल जाती हो? ये बेटी अब उसकी माँ के रोल में आ गई है। जैसे स्कूल से लौटे हुए बच्चे का कान पकड़कर माँ पूरे दिन का ब्यौरा पूछती है, कुछ कुछ उसी अंदाज में। ये उसकी खुराक, दवाइयों, मालिश और व्यायाम के बारे में दरियाफ्त करती है। खासियत ये कि फ़ोन पर उसकी आवाज़ भर से वो पहचान जाती है कि माँ झूठ बोल रही है और दवा अक्सर भूल जाती है। उससे झूठ बोला ही नहीं जा सकता। बेटी ने हाल में एक हिंदी फिल्म देखी थी जिसके बारे में बताती रही। बात के बीच में एकाएक उसने टोका, हाँ कहाँ हो आप? डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? ध्यान कहाँ है? फ़ोन पर जैसे आईना लगा हो। सही वक्त पर माँ के हुंकारा न भरने पर 2 सेकंड में बेटी पहचान जाती थी कि माँ कुछ और सोच रही है। देर तक दोनों फिल्म के बारे में बात करते रहे। फ़ोन रखते हुए उसने पूछा, और मैक कहाँ है? कहाँ होगा भला, अपने रिहर्सल पर गया है। आए तो उसे मेरा प्यार देना, शिवा ने कहा। बेटी एकाएक चहकी, ओह आप सुधर गई हो माँ, एकदम सेन वॉइस, नॉट सिनिकल एनीमोर। शिवा मुस्कुराई। बहुत डांट खाई उसने मैक को लेकर। माँ आप ऐसे नाम लेती हो उसका जैसे आपका बड़ा लाडला दामाद है, और हो भी तो लाड़ को अपने तक रखो। ही इज़ नॉट माई हस्बैंड, और होने का कोई चांस भी नहीं है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, और वो हमेशा रहेगा। लेकिन शिवा तो शिवा पूछती रही, इतने सालों से साथ हो, कितना आजमाओगे एक दूसरे को, अब तो शादी कर लो। एक बार तो बेटी ने तलखी से कह दिया था, शादी करके अपना हाल देख देख कर जी नहीं भरा, अभी जो अपनी बेटी को शादी की सलाह दे रही हो।
आज वही बेटी चहक कर बोल रही थी, लव यू माँ, जाओ नाश्ता करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब सोऊंगी। यू हैव अ नाइस डे। शाम को छोटी बेटी चाइनीज़ खाने का पार्सल लेती हुई आई। शिवा की पसंद के मोमोज और उसकी अपनी पसंद का वेज हक्का और पनीर मंचूरियन। एक बेटी माँ कहती है, दूसरी मॉम, और दोनों उस पर जान छिड़कती हैं। फिर भी शिवा बादलों के साए से बाहर नहीं आ पाती। बीता हुआ वक्त सामने अड़कर खड़ा हो जाता है। शिवा ने चाहा आज वो खुलकर मुस्कुरा ले। थैंक यू, उसने बेटी का माथा चूमा और कमरे में सोने चली गई। अगले रोज वो पार्क में गई तो बूढ़ा नियत जगह पर पहले से ही बैठा था। शिवा पास गई तो वो एक और सरक कर उसके बैठने की जगह बनाने लगा। शिवा ने कहा, पहले चक्कर लगा आऊँ? आज रिवर्स कर लो, पहले बेंच फिर सैर। शिवा कुछ अनमनी सी जैसे उसके इंगित से परिचालित होकर बैठ गई। बूढ़े ने अपनी जेब में एक हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला और उसे ऐसे खोला जैसे बंद फूलों की पंखुड़ियाँ खोल रहा हो। देखो, ये है मेरी वाइफ बिंदा। शिवा ने देखा, सफ़ेद सलेटी बालों में एक खूबसूरत सी औरत की तस्वीर। उसके चेहरे के पीछे के बैकग्राउंड से जितने फूल झांक रहे थे उससे कहीं ज़्यादा उसके चेहरे पर खिले थे। बूढ़े ने सफ़ेद प्लास्टिक पर चढ़ी धूल की महीन सी परत को उंगलियों से ऐसे पोंछा जैसे अपनी बिंदा के माथे पर आए बालों को लाड़ से पीछे सरका रहा हो। बहुत खूबसूरत हैं, शिवा ने कहा और अपने भीतर एक टीस को महसूस किया। फिर तस्वीर धुंधली हो गई और जाने कैसे उस साफ चौकोर प्लास्टिक शीट के नीचे उसने अपना अक्स देखा जो नीचे से झांकने की कोशिश कर रहा था, पर आंखों की नमी जैसे ही छटी वहाँ बिंदा थी, अपने भरे पूरे एहसास के साथ। मटमैली सी शिवा उसके सामने खड़ी थी। सुंदर है ना? बूढ़े ने फिर पूछा और इस बार धूल पुछी तस्वीर को निहारता रहा। बहुत। शिवा होठों को खींचकर मुस्कुराई और अपने में सिमट गई। शुरू जनवरी की ठंडक हवा में थी, सुबह और रात को एक हल्के से स्वेटर के लायक। बूढ़े ने भी आज एक स्वेटर पहन रखा था, झक सफ़ेद कुर्ता और क्रीज किया हुआ सफ़ेद पायजामा, लेकिन स्वेटर जैसे किसी पुराने गोदाम से धूल झाड़ कर निकाला गया हो। नीचे के बॉर्डर में कुछ फंदे गिरे हुए और फंदों के बीच से बिसूरता तिकता छेद। ये स्वेटर किसी भी तरह बूढ़े की पूरी पोशाक से मेल नहीं खा रहा था। शिवा सैर और प्राणायाम निपटाकर अपनी बेंच पर आ जमी। बूढ़ा आकर पास खड़ा हो गया। बैठने की इजाज़त है ना? या आइए ना। शिवा बेंच पर थोड़ा सरक गई। बूढ़े के बैठती उसकी निगाह स्वेटर पर जम गई। उधड़ गया है ये स्वेटर, शिवा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, बहुत पुराना है, एंटीक पीस। इसको ठीक क्यों नहीं करवा लेते? एक फंदा गिर जाए तो फंदे उधड़ते चले जाते हैं, कहकर अपने ही जुमले ने उसे उदास कर दिया। ऐसे ही ठीक है ये। बूढ़े ने उधड़ी हुई जगह पर अपनी पतली पतली उंगलियां ऐसे फेरी जैसे किसी घाव को सहला रहा हो। किसने बुना? आपकी? हाँ, मेरी वाइफ बिंदा ने बुना था ये स्वेटर मेरे लिए, शादी के बाद। बाद में बेटे बेटियों नाती पोतों के लिए स्वेटर बुनती रही। इस बार सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों का ट्रंक खोला तो ये हाथ आ गया। कितना सुंदर डिज़ाइन है ना? बूढ़े ने जैसे अपने आप से कहा। शिवा बस सिर हिलाकर और मुस्कुराकर रह गई। कह नहीं पाई कि आखिर आपकी बिंदा की उंगलियों ने बुना है, सुंदर तो होगा ही। मेरी बिंदा मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर कोई कह नहीं सकता था कि वो मुझसे बड़ी है। इस उम्र में भी तुम सोच नहीं सकती कि वो कितनी खूबसूरत लगती थी। जरूर लगती होगी, शिवा ने कहा नहीं, सिर्फ सोचा। जिसको अपने पति से इतना प्रेम मिलता रहा हो उसे हर उम्र में खूबसूरत दिखने से भला कौन रोक सकता है? प्रेम की चमक को भला कौन नकार सकता है? शिवा अपने मटमैलेपन में खो गई थी। लग रहा था एक बार फिर संवाद के सारे सूत्र यहाँ आकर समाप्त हो गए हैं, अब आगे जोड़ नहीं सकते। बिंदा की उजास पूरे माहौल को चमका रही थी। तभी उसे अपने सन्नाटे से उबारती बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी। आपकी 2 बेटियां हैं ना? शादी नहीं की उन्होंने? नहीं। 2 में से एक किसी ने नहीं? हाँ, 2 में से किसी ने भी नहीं। शिवा ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा और मुस्कुराहट को होठों के एक सिरे पर उभरने से पहले झटक दिया, जैसे मखौल उड़ा रही हो किसी का। क्यों भला? एनी ग्रजेस अगेंस्ट मैरिज? हाँ, वे कहती हैं नो मैन इज़ द वर्थ ए वुमन, अर्थात कोई भी मर्द औरत के लायक नहीं होता। कौन सी बेटी कहती है, बड़ी या? दोनों। सवाल के पूरा होने से पहले उसने जवाब दे दिया। बोलते हुए शिवा को लगा वो अपनी कुड़न बेवजह इस बूढ़े तक क्यों पहुंचा रही है। अजीब बात है, बूढ़े के चेहरे पर असमंजस था।
वैसे दे आर ओपन टू इट, कोई सही मिल गया तो। उसने सही को दोनों हथेलियों की तर्जनी हिलाकर इन्वर्टेड कॉमा में होने का संकेत दिया और अपनी तलखी को छिपाने में कामयाब हो गई। वेटिंग फॉर मिस्टर राइट। आई टेल यू दिस जनरेशन इज गोइंग हेवायर। अर्थात ये पीढ़ी बदहवास हुई जा रही है। नो दे आर मोर एक्यूरेट अबाउट देयर चॉइसेस। अर्थात नहीं, वे अपने चुनाव के बारे में ज़्यादा आश्वस्त हैं। वो अपने कान का पर्दा फटने देने के लिए तैयार नहीं है। शिवा ने महसूस किया कि उसका अपने पर से नियंत्रण छूट रहा है और मुस्कुराहट के वर्क में वो अपने स्वर के तंज को बेरोक टोक उस ओर पहुंचने दे रही है। मुस्कुराहट भी इतनी तल्ख होकर बहुत से राज खोल सकती है, उसने पहली बार जाना। ओह यस ऑफ कोर्स आई नो। मेरा बेटा कभी मेरी बहू को डांटता था तो बिंदा उसे झिड़क देती थी। खबरदार जो मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बोले। आदर्श सास थी बिंदा, जिसमें माँ होने का ही प्रतिशत ज़्यादा था। कभी बहू से रार तकरार नहीं की। मेरी बहू भी अपने पति की हर शिकायत अपनी सास से ऐसे करती जैसे वो उसकी माँ हो। बूढ़ा एकाएक रुका। सॉरी, मैं बहुत बोलता हूँ ना बिंदा के बारे में। कोई बात नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है, शिवा ने डूबते स्वर में कहा। बूढ़े ने शिवा के चेहरे पर उदासी की लकीर खिंचती देख ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। लाइफ नेवर स्टॉप्स लिविंग शिवा। बूढ़ा कंधा थपथपा कर चला गया। सी यू टुमारो, चीयर अप। चीयर अप शिवा। शिवा ने कंधे से अपना नाम उठाकर अपने चेहरे पर सजा लिया और खुश दिखने की कोशिश की। बूढ़ा अपने पीछे बिंदा का एहसास छोड़ गया था। बिंदा ये थी, बिंदा वो थी, इन बोगनवेलिया के लहलहाते फूलों की तरह, इन हरे हरे पत्तों से झुकी शाख की तरह, इन शाखों पर बहती दिसंबर की भीनी सी ठंडक लिए महक से भरी हवा की तरह। उस बूढ़े की सांस सांस में बिंदा बसती थी। और एक शिवा थी जिसे पति का प्रेम कभी मिला ही नहीं, और हिटलर पति की दहशत में कभी उसने अपनी ओर आंख खोलकर देखा तक नहीं। इन लहलहाते फूलों पत्तों में एक अदना सा ठूंठ कितना बदसूरत सा लगता है इस हरी भरी आबादी के बीच। इस पार्क में जहाँ हंसते खिलखिलाते जोड़े हाथ थामे जब सामने से निकल जाते हैं तो शिवा की हथेलियाँ अपने सूखेपन से अकड़ जाती हैं और उसके बाद धुंधली आंखों के सामने सारी हरियाली धुंधला जाती है। बच्चों के लिए पीले चमकदार प्लास्टिक से बने खूबसूरत स्लाइड और गेम स्टेप्स के क्यूबिकल्स देखकर शिवा सोचती रही कि ज़िंदगी हमारे लिए जापानी तकनीक के ऐसे सुरक्षित सैंड पिट क्यों नहीं बनाती कि हम गिरें तो हमारे ओने कोने लहूलुहान होने से बच जाएं। अतीत के दूसर सायों ने इस कदर छा लिया कि शाम को हरारत सी महसूस होने लगी और अगले दिन बुखार हो आया। जब मन और दिमाग पर कोहरा छाता है तो शरीर पहले अशक्त होने लगता है, फिर अनचाहा तापमान सिर से शुरू होकर पूरी देह को गिरफ्त में ले लेता है। वो 3 दिन इस बुखार से लसपस्त पड़ी रही। उसे लगा पार्क में जाकर बैठने की उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। छोटी बेटी का टिफ़िन तैयार कर अब वो अपने चाय के कप के साथ बालकनी में बैठी थी। इस बालकनी के साथ सुबह की बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। कभी अपनी दोनों बेटियों के पिता के साथ इस बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए भरसक इस कोशिश में रहती थी कि बेटियां रात का कोई भी निशान उसके चेहरे पर या गर्दन पर न पड़ लें। इस कोशिश में वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान को ढीठ की तरह अड़कर बिठाए रखती, पर बेटियों के स्कूल, कॉलेज या नौकरी पर जाते ही वो मुस्कान अड़ियल बच्चे की तरह उसकी पकड़ से छूट भागती और वो जिंदगी के गुणा भाग में फिर से उलझ जाती। अब मुस्कान के उस खोल की ज़रूरत नहीं रही, उसने सोचा, और बगैर शक्कर की चाय के फीके घूंट गले से नीचे उड़ेलती रही। कमरे की ठहरी हुई हवा में नैयरा नूर की आवाज़ में फैज़ की नज़्म तैर रही थी। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिन आस्तीनों में नेहा हाथों की राह तकने लगे, आस लिए जब कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान सियाह रात चले, तुम मेरे पास रहो। कब बेटी उससे कहकर चली गई, ओके मॉम, गोइंग, योर मॉर्निंग वॉक फ्रेंड इज़ कमिंग टू सी यू, आई हैव केप्ट द डोर ओपन। अर्थात जा रही हूँ, आपके सुबह की सैर वाले फ्रेंड मिलने आ रहे हैं, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। उसने सुना तक नहीं। अपनी कुर्सी के हत्थे पर एक झुर्रियों वाला हाथ देखकर शिवा चौंकी। अरे आप कब? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं तो 40 सेकंड से तो खड़ा ही हूँ। तुम्हारी बेटी ने इंटरकॉम पर मेरा स्वागत किया और कहा मम्मी ठीक हैं, चाय पी रही हैं, यू कैन गिव हर कंपनी। लेकिन आप कहाँ खोई हैं मैम? बूढ़े ने लाड़ भरे स्वर में कहा। लॉस्ट इन द स्काई?
आई हैव डिस्टर्ब्ड यू? परहैप्स। फिर रुककर किंचित मुस्कुराते हुए वाक्य पूरा किया, शायद मैंने आकर तुम्हारी दुनिया में खलल डाला। शिवा ने आंखें ऊपर नहीं उठाईं। बूढ़े ने अब धीमे से कहा, मुझे लगा तुम कहीं बीमार ना हो, इसलिए देखने चला आया तुम्हें। सॉरी। उसने माफ़ी मांगी, पर शब्द बुदबुदाहट में सिमट कर रह गए। बाएं हाथ की उंगलियों ने उठकर धीरे से दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठ जाइए प्लीज़। बूढ़े ने सुना नहीं और कुर्सी पर अनमनी सी बैठी शिवा की आंखों में झांका। शिवा ने एकाएक महसूस किया कि उसकी आंखों की कोरों पर बूंदें ढलकने को ही थीं। ये आंसू भी कभी कभी कैसा धोखा देते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह मन की चुगली करते हुए आंखों की कोरों पर आ धमकते हैं और बेशर्मी से गालों पर लुढ़क कर मन को बोझिल होने का राज खोल जाते हैं। शिवा ने जैसे ही आंखें उठाईं, वहां से एक बूंद ढलक गई। बूढ़े ने उन आंखों में अपना अक्स देखा और धीमे से अपनी हथेलियां उसके चेहरे की ओर बढ़ा दी। उस मुरझाए चेहरे को दो बूढ़ी हथेलियों ने भीगे पत्तों की तरह जैसे ही थामा, चेहरे ने अपने को उस अंजुरी में समो लिया। गुलाब के पंखुड़ियों सा इतना मुलायम स्पर्श, जैसे कोई रुई के फाहों से घाव सहला रहा हो। हथेली के बीच आंसू अब पूरी नमी के साथ बेरोक टोक बे आवाज़ बह रहे थे। कोई बाढ़ जैसे टूट गई थी। शिवा को लगा ये वक्त जिसका उसे सदियों से इंतज़ार था यहीं थम जाए। बूढ़े की उंगलियां उसके बालों में हल्के से फिर रही थीं। उन उंगलियों की छुअन कानों की लवों तक पहुंच रही थी। वो चाह रही थी अपने भीतर जमा हुआ वो सब कुछ इन हथेलियों में उड़ेल दे जो उसने अपने आप से भी कभी शेयर नहीं किया था। शिवा भूल गई थी कि एक फ्लैट की बालकनी होने के बावजूद ये एक खुली जगह थी। दाईं बाईं ओर बने टावरों की बालकनी में खड़े होकर या इसी इमारत के दूसरे बरामदों से उन्हें देखा जा सकता था। जो अपने आंसुओं को अब तक अपनों से छिपाती आई थी, वो आज इस तरह अपने को उघाड़ क्यों रही है? लेकिन उन हथेलियों की नमी थी कि शिवा अपने को हटा नहीं पा रही थी। कमरे में हवा लहराने लगी थी। आंसुओं से भीगे चेहरे पर ताज़ा ठंडी हवा की छुअन पाकर शिवा ने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली। उसके जहन में एक पुरानी भूली बिसरी पंक्ति बजी, टू डाई एट ए मोमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। जिंदा रहने के लिए सिर्फ इतनी सी छुअन जरूरी होती है, उसे नहीं मालूम था। इस छुअन को पाने की साथ इतने बरसों से उसके भीतर कुंडली मारे बैठी थी और उसे पता तक नहीं चला। एक खूबसूरत सपने से जैसे लौट आई थी वो, उन हथेलियों पर अपनी पकड़ को कस लेना चाहती थी, पर अचानक उसने पूरा जोर लगाकर अपने चेहरे को आज़ाद कर लिया। बूढ़ा अब बाहर फैले शून्य में ताकता हुआ खड़ा था, मुट्ठी बांधे अकबकाया सा। पास रखी खाली कुर्सी पर ढहते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी। कहने के बाद उसने बंधी मुट्ठी खोली और हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। भीगे चेहरे को छिपाए वो बुदबुदाया, आई एम सॉरी शिवा। कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और अपने भीगी आंखों को पोंछा। बिना उसकी ओर देखे जैसे अपने आप से कहा, शिवा मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बिंदा लौट आई है, मेरी बिंदा। 6 महीने से मैं उसे ढूंढ रहा था और वो यहाँ बैठी थी मेरे सामने। शिवा मुझे माफ़ कर देना, मुझे आज वो बहुत दिनों बाद दिखी तो मैं अपने को रोक नहीं पाया और वो फपक कर रोने लगा। शिवा जैसे पत्थर की शिला हो गई, पथराई से उठ खड़ी हुई। चाय लाती हूँ। उसके होंठ हिले और रसोई की ओर मुड़ गई। बिंदा, ये तो छुअन शिवा के हिस्से की नहीं थी, शिवा के लिए नहीं थी, बिंदा के लिए थी। एक पनीले सपने से बाहर आते हुए उसके भीतर बार बार वो वाक्य बज रहा था, मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे बिंदा लौट आई है? शिवा तुम्हारे लिए नहीं था ये गुलाब की पंखुड़ियों सा स्पर्श। जाहिर है उसके हिस्से ऐसे मुलायम स्पर्श तो कभी आए ही नहीं। उसके हिस्से में पहला पुरुष स्पर्श उस चुंबन का था जो होठों पर जबरन प्रहार की तरह था, उसके अपने फूफा का, जब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जिसके बाद होंठ 3 दिन तक सूजे रहे थे और वो अपने माँ पापा सबसे अपने होठों को छिपाती रही थी। जैसे कितना बड़ा अपराध कर डाला था उसके होठों ने। उसे लगा था जैसे अब वे होंठ फिर से पहले जैसे होंठ कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से लौट आई थी जब उसकी शादी हुई और उसने अपने वजूद को उतना ही नम पाया, फिर से एक भीगी सी छुअन के लिए तैयार। पर शादी के बाद की वो पहली खौफनाक रात पूरी देह पर जैसे चोट देते ओले पड़ रहे थे। उसके बाद वैसी अनगिनत रातें और बीहड़ चुंबन। होठों ने दोबारा तिबारा 100 बार 1000 बार धोखा खाया, खाते रहे सालों साल। वे सारे चुम्बन ऐसे थे जैसे उसके होंठ अनचाही लार और थूक से लिथड़ लिथड़ कर बार बार लौट आते हों।
वो उन्हें कितना भी पानी से धोती, तौलिए से पोंछती, पर थूक और लार की लिथड़न उसके भीतर एक उबकाई की तरह जमकर बैठ जाती, उतरने से इनकार करती हुई। उसके बाद स्पर्श की नमी को तो भूल ही गई थी वो। सब कुछ भीतर जम गया था। नहीं सोचा था कि कभी ये बर्फ पिघलेगी। पर स्पर्श ऐसा भी होता है, हवा से हल्का, लहरों पर थिरकता हुआ और गुलाब की पंखुड़ियों सा मुलायम। ये तो उसने पहली बार जाना। अब तक वो अपने जीने की निरर्थकता को स्वीकारती आई थी। आज उसे पल भर को लगा था कि अब वो मर भी जाए तो उसे अफसोस नहीं होगा। पर यह तो गलती से एक नक्षत्र उसकी झोली में आ गिरा था। जब तक उसकी चमक को वो आंख भर सहेजती, उसकी झोली को कंगाल करता हुआ नक्षत्र वापस अपने ठिये से जा लगा था। बरामदे में 2 कुर्सियों के बीच की छोटी सी तिपाई पर उसने चाय का कप रख दिया। बूढ़ा जा चुका था। उसने लंबी सांस भरी और अपने ही हथेलियों से मुंह ढांपकर आंखों में कैद आंसुओं को जी भर बह जाने दिया। चाय का प्याला बरामदे में पड़ा पड़ा उसके सामने ठंडा होता रहा। उसने चाय को उठाकर अंदर वाश बेसिन में उलट दिया। अगले दिन वो पार्क गई, उसी बेंच पर बैठी देर तक प्राणायाम की कोशिश में लगी रही, पर अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाई। जैसे ही आंख बंद करती, लगता वो सफ़ेद कुर्ता पास आकर खड़ा है। उसकी खुशबू भी हवा में घुलकर उस तक पहुंच रही थी। खुशबू को छूने के लिए वो आंखें खोलती तो वहाँ कोई नहीं होता, बस पेड़ों की शाखों से हिलते हुए पत्ते थे। बीच में टहलने के लिए बने रास्ते पर एक के बाद एक अधेड़ अपने ट्रैक सूट में तेज तेज चल रहे थे, दौड़ रहे थे, पर वो एके कहीं नहीं था। किसी तरह वो अधूरे प्राणायाम लेकिन सैर के पूरे बदहवास चक्कर लगाकर लौट आई। शिवा अपनी उम्र के 65 साल फलांग गई थी। उसने कहा था वो 50 की लगती है, 65 की हो तो भी क्या। शिवा ने सोचा उम्र से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आंखें उन नर्म कांपती हथेलियों को ढूंढती नहीं जिनमें उसका चेहरा था। उस दिन शिवा बेचैन हो उठी। रोज़ दिखता आसमान जैसे ढक गया था, बदली गहराई थी, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए सूरज की किरणें तेज थीं जो शिवा के भीतर जमे ग्लेशियर को पिघला रही थीं। 5वें दिन शिवा के कदम खुद ब खुद उस सफ़ेद कुर्ते और उधड़े हुए स्वेटर की उंगली की दिशा की ओर उठ गए। वही 21वां माला, फ्लैट नंबर वही जो उसका है, फ़ोन नंबर में सिर्फ 1 का फ़र्क, बस बिल्डिंग का नाम अलग। ढूंढ पाना मुश्किल नहीं था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और शिवा सकुचाते हुए बाहर निकली। क्या कहेगी वो? क्यों आई यहाँ? क्या वैसे ही जैसे सफ़ेद कुर्ता चला आया था उसके घर जब वो पार्क में कुछ दिन नहीं दिखी थी? क्या लौट जाए वो दुविधा में थी। फ्लैट के बाहर ही चंदन की अगरबत्तियों का धुआं और भीनी सी खुशबू आ रही थी। सामने खूब सारी चप्पलें पड़ी थीं। आखिर पोते पोती नाती नतनियों वाला घर है, उसके घर की तरह उजाड़ नहीं कि एक जोड़ा चप्पल ना दिखे कभी। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और सामने इतने सारे सिर, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार। क्या हुआ? उसने सामने पड़े पहले व्यक्ति से पूछा। एके के फादर नहीं रहे, रात को सोए तो बस, सुबह उठे ही नहीं। क्या? शिवा की सांस थम गई। ऐसा कैसे हुआ? उसे तो किसी ने यहाँ बुलाया नहीं था। आज ही उसके पैरों ने इस घर का रुख क्यों किया? क्यों? इस मलाल से कहीं बड़ा मलाल था कि उसके पैरों ने इस घर का रुख इतने दिन क्यों नहीं किया? पूरे 5 दिन। रोज़ उसकी निगाहें पार्क में ही क्यों ढूंढती रहीं उसे? ये पैर पहले भी तो इस ओर मुड़ सकते थे। क्या उसकी उम्र आड़े आ रही थी? शायद वो पहले यहाँ आ गई होती तो बिंदा से मिलने की ऐसी अफरा तफरी ना होती इन एके को। गले के भीतर रुलाई का एक गुबार सा उठा, जिसे नीचे ढकेलने की कोशिश में उसका सिर वजनी हो रहा था। मन ने चाहा कि यहीं से अपने को लौटा ले। एक पैर अपने आप सामने खड़े लोगों के बीच से राह बनाते आगे को बढ़ चले, जहाँ ज़मीन पर एक रंगीन चटाई पर सफ़ेद चादर से ढका वो चेहरा लेटा था, शांत, निस्पंद, कसकर भिजे हुए पतले पतले होंठ। शिवा एकटक आशीष कुमार के चेहरे को निहारती रही, जहाँ अब आई एम सॉरी का कोई माफ़ीनामा नहीं था। कोई बात नहीं। अब वो किससे कहती, किस तक पहुँचाती जो वो कहना चाह रही थी और न कह पाकर अपने गले तक कुछ फंसा हुआ महसूस कर रही थी। जमीन पर बिछी हुई एक रंगीन चटाई पर लेटे उस चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, लालसा जहाँ बची ना हो। खुली हुई मुट्ठी ऐसे खुली थी जैसे सब कुछ पा लेने के बाद सब कुछ छोड़कर चले जाने की तसल्ली। सहसा शिवा की निगाह उनके कंधों पर गई। वही क्रीम और ब्राउन धारियों वाला उनकी अपनी बिंदा के हाथ का बिना हुआ स्वेटर। ऐसे स्वेटर का बिना जाना और ऐसे सहिष्ते हाथों में उस स्वेटर को पहुंचा पाना ज़िंदगी की नायाब हकीकत है। कितनी औरतें अपने पतियों के लिए
ऐसे स्वेटर बुनती हैं, पर वे उधेड़ने के बाद भी ऐसे सहजने वाले हाथों में कहाँ पहुँच पाते हैं। सारे स्वेटर हवा में तैरते रहते हैं और कोई हाथ उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता। एक दिन वे सारे स्वेटर पूरे आसमान को ढक लेते हैं और उजाले की एक किरण को भी धरती तक पहुंचने नहीं देते। शिवा के गले तक आया रुलाई का गुबार आंखों के रास्ते बह निकला, जैसे कोई बढ़ती आती लहर सूखी रेत को दूर तक भिगो दे और फिर भिगोती चली जाए। आखिर अपनी बिंदा के पास वे उधड़े हुए स्वेटर को पहने बिना कैसे जा सकते थे? शिवा ने सोचा और अपने को तसल्ली दी, नहीं, उनकी जगह वहीं थी जहां वे इस वक्त चले गए हैं। क्या सचमुच अपनी बिंदा के पास? शिवा एक साए की तरह मुड़ गई, जैसे अपने को वहीं छोड़ आई हो। पैरों ने अपने फ्लैट की ओर का रुख किया, जहां बालकनी की कुर्सी पर चाय का अनछुआ कप जैसे बरसों से अब तक वहीं पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी उधड़ा हुआ स्वेटर। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।